हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल बेंचर्स। मेरा नाम है कासिफ अंसारी और हम पढ़ेंगे आज एक बड़ा शानदार टॉपिक जिसका नाम है द पीजेंट एंड द ट्राइबल अपराइजिंग्स। ठीक है भाई, ये मॉडर्न इंडिया में जो है ना, आप देखेंगे कि अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे जो हैं वो पीजेंट्स पीजेंट्स बोले तो हमारे कौन, हमारे किसान, और ट्राइबल मतलब हमारी जनजातियां। तो होता क्या है कि पीजेंट एंड ट्राइबल अपराइजिंग्स भारत में बहुत सारी देखने को मिली। रीजन आप जानते हैं, एक ही है। अंग्रेजों की बेटा ऑपरेसिव जो पॉलिसीज थी। अंग्रेज क्या करते थे, किसानों पर जबरदस्ती ज्यादा टैक्स लगाते थे, किसानों से बंधुआ मजदूरी तक कराते थे, और ट्राइबल एरियाज को एक्वायर कर लेते थे। वहां पर डेवलपमेंट के नाम पर चीजें शुरू करी जाती थी और ट्राइबल लोगों को उनके जमीन और उनके हक से वंचित कर दिया जाता था। तो कहते हैं ना कि जब शोषण होता है तो उसके बाद विद्रोह होता है। तो जब शोषण होता है तो शोषण के बाद विद्रोह होना तो लाजमी है। और हमारे देश में होता यह है कि बहुत सारे पीजेंट और ट्राइबल अपराइजिंग्स हुई, मॉडर्न हिस्ट्री में देखने को मिलती हैं। तो चलिए हम जरा शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे ट्राइबल मूवमेंट्स। अगर हम ट्राइबल मूवमेंट्स की बात करें तो ट्राइबल्स ने बहुत सारे मूवमेंट्स हमारे देश में देखने को मिलते हैं, एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका चुआर रिबेलियन। चुआर रिबेलियन, ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका चुआर रिबेलियन। ये 1766 से 1792 के बीच में हुआ था। सॉरी, 1766 से 1772 के बीच हुआ था। और उसके बाद ये 1795 से 1816 के बीच हुआ था। तो आप देखेंगे कि दो बार जो है वो चुआर रिबेलियन हुआ। ठीक है, हाँ जी। अब क्वेश्चन सबसे पहले एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया ये किस क्षेत्र में हुआ था, किस रीजन में हुआ था। तो चुआर रिबेलियन जो है जंगल महल एरियाज, एक एरिया था जिसका नाम था जंगल महल एरिया। जंगल जंगल महल एरियाज। अब ये जो जंगल महल एरिया था ये कहां पर आता था, ये आता था आपका मिदनापुर। जंगल महल एरिया जो है ये आता था आपका मिदनापुर हो गया, बंकुरा हो गया, बंकुरा, और मानभूम एरिया हो गया। मिदनापुर, बंकुरा और मानभूम एरियाज ऑफ बंगाल। तो ये बंगाल में ये जो है अपराइजिंग हुई थी, रिबेलियन हुआ था, चुआर रिबेलियन। ठीक है। हम्म। अब कौन कौन सी ट्राइब्स इसमें इन्वॉल्व थी, तो इसके अंदर जो ट्राइब्स इन्वॉल्व थी वो थी आपकी चुआर ट्राइब। चुआर नाम की एक ट्राइब होती थी, वो इसके अंदर इन्वॉल्व थी। तो चुआर ट्राइब जो थी वो इसके अंदर इन्वॉल्व थी, जो कि एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट कम्युनिटीज को बिलोंग करते थे। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन ये आता है कि कारण क्या था, कॉजेस क्या थे जिस वजह से लोगों ने ये विद्रोह किया था। तो कारण था हाई लैंड रेवेन्यू, हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड बाय ब्रिटिश।
तो ब्रिटिशर्स जो थे वो क्या कर रहे थे, हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड कर रहे थे। हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड बाय ब्रिटिश, ठीक है। और जब लोग नहीं चुका पा रहे थे तो लॉस ऑफ लैंड, तो लोगों का लैंड जो था वो अंग्रेज छीन ले रहे थे। तो हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड बाय ब्रिटिश, और जब लोग नहीं चुका पाते थे तो लॉस ऑफ लैंड। अब इंसान से जब उसका जीवन यापन तुम छीनोगे तो भैया ऐसा तो होना ही है। तो इसके वजह से क्या होता है, नेचर क्या था, आर्म्ड रिबेलियन। इसका नेचर क्या था बेटा, आर्म्ड रिबेलियन। लोगों ने क्या किया था भैया, हथियार उठा लिए थे। एक आर्म्ड रिबेलियन हुआ था, बहुत खतरनाक। ठीक है, लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। ठीक है, हाँ जी। लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिशर्स सप्रेस्ड इट बाय फोर्स। अंग्रेजों ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके इसको दबा दिया। दबा तो दिया, लेकिन कहीं ना कहीं पहली बार भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठना शुरू हो गई थी। तो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठना शुरू हो गई थी। कहते हैं कि बेटा वो चिंगारी जरूरी है, तो कहते ना वो पहला स्टेप उठाना जरूरी है, भले ही हम कुचल दिए जाएं, वो बात अलग है। लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले चुआर जनजाति के जो लोग थे उन्होंने जो है ना आवाज उठाई थी। तो चुआर रिबेलियन सबसे पहले हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट। चुआर के बाद दूसरा लिख लीजिए, आता है आपका पहाड़िया रिबेलियन। पहाड़िया रिबेलियन, पहाड़िया पहाड़िया रिबेलियन की बात करें तो ये 1778 से, कहते ना बेटा एक बार आप हिम्मत करिए, देखा देखी दूसरे भी आपका साथ देने उतर जाएंगे, है ना। खरबूजा जो होता है ना वो खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। तो पहाड़िया जो रिबेलियन था ये कहां हुआ था, कौन से रीजन में हुआ था, तो ये रीजन था वो था आपका राजमहल हिल्स। राजमहल हिल्स ऑफ झारखंड, ये जो है झारखंड के राजमहल हिल में हुआ था। तो राजमहल हिल ऑफ झारखंड, ठीक है। इसमें इन्वॉल्व थी आपकी पहाड़िया हिल ट्राइब। पहाड़िया हिल ट्राइब्स जो थी इसके अंदर शामिल थी। हम्म। अंग्रेज क्या चाहते थे ना, उन्हें अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लाना चाहते थे, और फॉरेस्ट में ये लोग रहते थे। तो ये फॉरेस्ट में अपना सामान प्रोड्यूस करते थे और बेचते थे और अपना जीवन यापन चलाते थे। तो होता क्या था कि फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी चला रहे थे पहाड़िया लोग। पहाड़िया लोग क्या करते थे, फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी चलाते थे। फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि जंगल में जो चीजें होती थी उसका वो लोग इस्तेमाल करते थे, उसको बेचते थे और अपना जीवन यापन चलाते थे। तो अंग्रेज क्या चाह करा था, उन्होंने डिस्ट्रप्शन कर दिया, इसका जो फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी थी उसका डिस्ट्रप्शन कर दिया। और अंग्रेजों ने कहा कि भैया ये फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी को आप हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लाओ, मतलब जो कमाते हो उसका हिस्सा हमें दो। ये तो गलत बात है, बेचारे वो थोड़ा बहुत ही पैसा कमा रहे थे। ठीक है, हाँ जी। हम्म। और इसमें क्या होता है, गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल होता है। गुरिल्ला वॉरफेयर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो अंग्रेजों के खिलाफ जो है भैया गुरिल्ला वॉरफेयर छेड़ दिया जाता है, मतलब छापामारी युद्ध होता है। जब अंग्रेज युद्ध के लिए तैयार नहीं होते थे तब उनके ऊपर हमला कर दिया जाता था।
घात लगाकर हमला किया जाता था, सोते हुए लोगों पर हमला किया जाता था। तो गोरिल्ला वॉरफेयर अगेंस्ट द ब्रिटिश पोस्ट, तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ गोरिल्ला वॉरफेयर हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं, अंग्रेजों ने इसको भी दबा दिया था। ठीक है, अंग्रेजों ने इसको भी दबा दिया, क्योंकि इतने पावरफुल नहीं थे ना ये लोग छोटी सी ट्राइब होती थी, ये अपना लड़ते थे, लेकिन अंग्रेजों के पास बड़ी सेना होती थी। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट तीसरा लिखिए। तीसरा आता है कोल रिबेलियन। कोल रिबेलियन 1831 से 1832 के बीच कोल रिबेलियन हुआ। ये हुआ था आपके छोटा नागपुर प्लेटू एरिया में। छोटा नागपुर जो प्लेटू एरिया है ना, हाँ जी, ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड वाले एरिया में जो आता है, छोटा नागपुर प्लेटू। लेकिन बेसिकली इसमें कुछ फेमस जिले शामिल थे, जैसे आपके रांची शामिल था, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट शामिल था। तो रांची हो गया, सिंहभूम हो गया, ऐसे जिले इसके अंदर शामिल थे। इसके अंदर कौन कौन सी ट्राइब्स थी, तो ट्राइब्स इसके अंदर 3 ट्राइब्स थी। एक थी कोल, एक थी होस, और एक थी मुंडा। कोल, होस और मुंडास, आपने सुना होगा ना, अर्जुन मुंडा, करिया मुंडा, बिरसा मुंडा। कभी झारखंड जाइएगा, आपको हर चीज दिखेगी वहां पे बिरसा मुंडा जी के नाम पर। हाँ जी, धरती अब्बा थे भाई साहब वो। हाँ जी। हम्म। अब बेसिकली हो क्या रहा था कि ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड्स, रीजन क्या था, ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड्स टू द जमींदार्स। तो जो जमींदार थे ना, उनको दिया जा रहा था ट्राइबल्स का लैंड। ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड्स टू द जमींदार्स, तो जमींदारों को जो है ट्राइबल लैंड्स जो है भैया वो किया जा रहा था। हम्म। इसके जो लीडर थे, उनका नाम था बुद्धू भगत। बुद्धू भगत जो है वो इसके लीडर हुआ करते थे। हम्म। तो यहां पर अटैक ऑन गवर्नमेंट एंड नॉन ट्राइबल सेटलमेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, अटैक ऑन गवर्नमेंट एंड नॉन ट्राइबल सेटलमेंट्स। तो गवर्नमेंट और नॉन ट्राइबल सेटलमेंट्स के ऊपर ऑर्गेनाइज्ड अटैक किए जाते हैं, लेकिन अंग्रेज फिर वही करते हैं कि इसको दबा देते हैं ताकत के बल पर। ठीक है, ताकत के बल पर इसे दबा देते हैं कोल रिबेलियन को। नेक्स्ट आता है होर रिबेलियन। नेक्स्ट आता है होर रिबेलियन। ये जो है 1820 से 1837 के बीच में रहा, इसे कहते हैं होर रिबेलियन। हम्म। तो ये बेसिकली होर रिबेलियन था, ये सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, झारखंड के सिंहभूम जिले में हुआ था। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड।
ठीक है। इसके अंदर होस्ट ट्राइब थी, होस्ट ट्राइब शामिल थी जो कि ब्रांच ऑफ कोल्स है। तो कोल ट्राइब की जो ब्रांच है होस्ट ट्राइब, वो इसके अंदर शामिल थी। ठीक है। वही प्रॉब्लम थी बेटा, एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल, एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल। तो ब्रिटिश अपने कंट्रोल को बढ़ा रहे थे, जिसका लोग जो हैं वो विरोध कर रहे थे। एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल, ठीक है। तो ट्राइब्स जो थे वो इसका विरोध कर रहे थे, एक आर्म्ड रेजिस्टेंस हुआ, लेकिन वही है, अंग्रेजों ने इसको भी बहुत आसानी से दबा दिया था। अंग्रेजों ने इसको भी दबा दिया, होस्ट रिबेलियन को। नेक्स्ट आता है खोंड अपराइजिंग। खोंड अपराइजिंग 1837 से 1856। देख रहे हैं, अभी कोई अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा नहीं हो पा रहा है। ये बेसिकली आपका उड़ीसा में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था खोंड अपराइजिंग। इसके अंदर 3 जिले शामिल थे, गंजम, गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, काला हांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। तो गंजम डिस्ट्रिक्ट थी, काला हांडी जिला था, और फूलबानी डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। गंजम, काला हांडी और फूलबानी, ये 3 जिले इसके अंदर शामिल थे। ट्राइब्स जो इसके अंदर इन्वॉल्व थी उसका नाम था खोंड ट्राइब। इस के लीडर आप देखेंगे, उनका नाम था चकरा बिसोई, चकरा बिसोई। चक्र बिसोई जो है इसके लीडर थे। हम्म। ठीक है, अब होता क्या है, इसका कॉज थोड़ा डिफरेंट था। इसका कॉज क्या था, इसका कॉज थोड़ा डिफरेंट था, और वो ये था इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस इन ट्राइबल कस्टम्स। तो जो ट्राइबल कस्टम्स थे, रिचुअल्स थे, उसमें लोग इंटरफेरेंस कर रहे थे ब्रिटिशर्स। खास तौर से इनके यहाँ एक कस्टम हुआ करता था जिसमें ह्यूमन सैक्रिफाइस होती थी, मतलब इंसानों की बलि दी जाती थी। हाँ जी। तो ह्यूमन सैक्रिफाइस होती थी, अच्छी चीज तो नहीं है, लेकिन अंग्रेजों ने उसका विरोध किया, तो भाई साहब लोग जो हैं बवाल मचा दिया। हम्म। और प्लस ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम तो था ही, एक तो ये था, दूसरा था ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम, अंग्रेजों का लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो भाई साहब इसका विरोध हुआ। हम्म। तो बेसिकली यहां पर आर्म्ड रिबेलियन के साथ साथ कल्चरल रिबेलियन भी हुआ था। ठीक है, लेकिन वही है, अंग्रेजों ने इसे भी दबा दिया, एक्सटेंसिव ऑपरेशंस किए अंग्रेजों ने और इसको दबा दिया। ठीक है। हम्म। नेक्स्ट आता है छठे नंबर पर आपका सांथल रिबेलियन। सांथल रिबेलियन
1855 से 1856। हम्म। ये कहां पर हुआ था? ये हुआ था आपका राजमहल हिल्स। राजमहल हिल्स ऑफ झारखंड, झारखंड के राजमहल में हुआ था ये। इसके अंदर संथल ट्राइब्स इन्वॉल्व थी। इसके जो लीडर थे वो थे सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू। जैसे द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम, वैसे ही सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू इसके लीडर थे। हम्म। अब बेसिकली यहां पर रीजन क्या था? रीजन था एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन बाय मनी लेंडर्स। जो भैया ये साहूकार होते हैं ना, वो शोषण करते थे, जमींदार करते थे, एंड ब्रिटिशर्स करते थे। समझ रहे हैं? तो मनी लेंडर्स, जमींदार्स और ब्रिटिशर्स ये एक्सप्लॉइटेशन करते थे। आपको मालूम है कि मनी लेंडर्स जो होते थे वो इतना ज्यादा सूद वसूलते थे कि वो इंसान कभी पूरा जीवन निकल जाए तब भी नहीं चुका सकता था। ठीक है। और इसमें भैया बहुत गंदा विरोध हुआ था। करीब करीब 10,000 संथल्स वर किल्ड। अंग्रेजों ने भाई साहब बहुत फौज का इस्तेमाल किया, 10,000 संथल्स की हत्या की गई। हम्म। लेकिन इसका एक आउटकम निकला, फॉर्मेशन ऑफ संथल परगना डिस्ट्रिक्ट। फॉर्मेशन ऑफ संथल परगना डिस्ट्रिक्ट। तो संथल परगना डिस्ट्रिक्ट जो थी उसका फॉर्मेशन किया गया। तो फॉर्मेशन ऑफ संथल परगना डिस्ट्रिक्ट बनाई गई यहां पर। ठीक है। हाँ जी, संथलों के लिए अलग से। ठीक है। नेक्स्ट, 7वां लिखिए, अहोम रिवोल्ट। अहोम, ये कहां पे हुआ था? आसाम में। अहोम किंगडम हुआ करती थी, आपने सुना होगा, आसाम में। और इसके जो लीडर थे वो थे आपके गोमधर कोनवार। गोमधर कोनवार जो हैं इसके लीडर थे। कारण ये हुआ कि सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर जब हुआ तो अहोम किंगडम पर कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने, आफ्टर द ट्रीटी ऑफ यंडाबो। तो बेसिकली क्या होता है कि एनेक्सेशन
एनेक्सेशन ऑफ अहोम किंगडम, जो अहोम किंगडम है उस पर कब्जा कर लेते हैं बाय ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो क्या करते हैं, अहोम किंगडम पे कब्जा करते हैं 1826 में। ठीक है, 1826 में एक ट्रीटी होती है, इसका नाम था ट्रीटी ऑफ यंडाबो। ट्रीटी ऑफ यंडाबो, यंडाबो का समझौता होता है और अहोम किंगडम पर कब्जा कर लेते हैं ब्रिटिशर्स। इसका विरोध करने के लिए लोग भैया विरोध करते हैं और उनका कारण होता है कि अहोम किंगडम को दोबारा स्टैब्लिश किया जाए। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, सारे के सारे विद्रोहियों को दबा दिया। अंग्रेजों के सामने कोई नहीं खड़ा हो पाता था बेटा। 8वें नंबर पे आता है कच्चा नागाज रिवोल्ट। कच्चा नागाज, कच्चा नागा जो एरिया था, जो एरिया था वो कौन सा था, नॉर्थ काचर एरिया ऑफ आसाम। आसाम का जो है नॉर्थ काचर एरिया, जो ट्राइब इसमें इन्वॉल्व थी, कच्चा नागा ट्राइब्स। कच्चा नागा तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, ब्रिटिश एंक्रोच कर रहे थे, ब्रिटिश एंक्रोचमेंट ऑफ ट्राइबल लैंड। तो जो ट्राइबल लैंड था उसको ब्रिटिश एंक्रोच कर रहे थे, ब्रिटिश एंक्रोचमेंट ऑफ द ट्राइबल लैंड। भैया जो ट्राइबल लैंड है उसका एंक्रोचमेंट कर रहे थे, तो इससे जो है भाई साहब लोगों ने विरोध किया, कच्चा नागा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। खासी अपराइजिंग, खासी रिबेलियन, मेघालय में सुना है ना, गारो, खासी और जयंतिया, वो सुना है ना, मौसिन राम चेरा पूंजी, ये खासी हिल्स में ही आता है। हाँ जी, खासी हिल्स ऑफ मेघालय। ये कहां पर हुआ था, खासी हिल रीजन। खासी हिल रीजन ऑफ मेघालय, खासी रिबेलियन 1830। खासी रिबेलियन, खासी हिल रीजन ऑफ मेघालय। इसके लीडर थे तीरथ सिंह। तीरथ सिंह। हम्म, अंग्रेज क्या चाह रहे थे ना, कि एक रोड बना रहे थे खासी टेरिटरी से। ब्रिटिशर्स बिल्डिंग द रोड बिटवीन खासी, बिटवीन खासी टेरिटरी। जो खासी टेरिटरी है उसमें अंग्रेज क्या कर रहे थे, रोड बना रहे थे, बिल्डिंग द रोड बिटवीन द खासी टेरिटरी। ठीक है, तो खासी टेरिटरी में रोड बना रहे थे, तो अंग्रेजों को, लोगों को लगा कि भैया ये जो है हमारी सॉवरेनिटी के लिए खतरा होगा,
आर्म्ड रिबेलियन हुआ, तीरथ सिंह को कैप्चर करके जेल भेज दिया गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। आप देखेंगे 1857 से पहले तो कुछ हो ही नहीं रहा था। अंग्रेज जिसको चाहते थे पकड़कर बंद कर देते थे, कोई कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन अब धीरे धीरे विद्रोह तेज हो रहे थे। नेक्स्ट आता है मुंडा रिबेलियन। मुंडा रिबेलियन, ठीक है, जिसे मुंडा उगलूगन भी कहा जाता है। इसे आप मुंडा उगलूगन भी कह सकते हैं। 1899 से 1900 के बीच में। 1899 से 1900 के बीच में ये हुआ था झारखंड में। इसके लीडर थे भाई साहब बहुत ही मशहूर बिरसा मुंडा जी। धरती अब्बा थे भाई साहब, गॉड, भगवान की इनको इज्जत दी जाती है, भगवान बराबर, ठीक है। बिरसा मुंडा धरती अब्बा थे भाई, ये धरती पुत्र थे भाई। बहुत 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 शानदार, बहुत बड़े लीडर बिरसा मुंडा। कभी रांची जाइए, झारखंड जाइए, आप देखिएगा जितनी बड़ी चीज है, एयरपोर्ट से लेकर यूनिवर्सिटी से लेकर रिसर्च सेंटर से लेकर सब इनके नाम पर ही आपको मिलेगा। हम्म। तो कॉजेस क्या थे? वही यार, लैंड एलिनिएशंस, लैंड पर कब्जा अंग्रेजों का, ठीक है। फॉरेस्ट में ट्राइबल लोगों के रिस्ट्रिक्शंस, भैया फॉरेस्ट हमारा एरिया, आप हमें ही रिस्ट्रिक्शन करोगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी। क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं वो झारखंड वाले एरिया में जबरदस्त तरीके से जो ट्राइबल लोग हैं उनको ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर रही थी। तो लोग इसका खूब विरोध कर रहे थे, बहुत तगड़ा विरोध हुआ। तो क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं ईसाई बना रही थी लोगों को, झारखंड वाले एरिया में ट्राइबल लोगों को। बिरसा मुंडा साहब को अरेस्ट किया गया और जेल में ही उनकी मृत्यु हुई। लेकिन बिरसा मुंडा जो है ट्राइबल आइकन बन गए और फ्यूचर स्ट्रगल्स के लिए बहुत बड़ा नाम इनको बनाया गया। बिरसा मुंडा, ठीक है, बिरसा मुंडा या मुंडा उगलूगन। हम्म। नेक्स्ट आता है भील्स। आपने सुना होगा, ये भी हमारे देश की एक ट्राइब है, भील ट्राइब। ये 1818 से 1831 के बीच एक बार हुई थी, फिर एक बार 1913 में भी हुई, ठीक है। ये एरिया जो था इसमें वो था बेसिकली मध्य प्रदेश एंड गुजरात। मध्य प्रदेश और गुजरात का एरिया था। लीडर इसके जो थे उनका नाम था गोविंद गुरु। गोविंद गुरु इसके लीडर हुआ करते थे। रीजन क्या था? लॉस ऑफ फॉरेस्ट राइट्स। वो जो ट्राइबल लोग हैं ना, उनके भैया ट्राइबल राइट्स, फॉरेस्ट राइट्स को खत्म किया जा रहा था, ठीक है। दूसरी चीज, जो ट्राइबल लोग थे उनसे फोर्स्ड लेबरिंग और टैक्सेशन वसूला जा रहा था। फोर्स्ड लेबरिंग का मतलब है काम के अगेंस्ट में पैसा नहीं दिया जाता था। तो भैया बवाल तो होगा। लेकिन वही है, अंग्रेजों ने इसे भी दबा दिया भाई साहब। नेक्स्ट आता है 12वें नंबर पे कोया रिवोल्ट। कोया रिवोल्ट, कोया रिवोल्ट 1800
79 से 1880, और 1922 से 1924। ये जो रीजन था, कोया रिवोल्ट, ये था आपका गोदावरी एरिया। आंध्र प्रदेश में जो गोदावरी डिस्ट्रिक्ट वाला एरिया है वहां पर था। इसके जो लीडर थे उनका नाम था टुम्मा सोरा। टोम्मा सोरा, टोम्मा सोरा थे। हम्म। बेसिकली यहाँ के लोग जो है ना बेटा, वो क्या करते थे, पोडू करते थे। अब आप पूछेंगे पोडू क्या होता है, तो यहाँ के लोग जो है वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे। पोडू का मतलब होता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जिसे आप जो है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, कि एक लैंड पर जो है किसानी की जाती है, फिर जब वो जमीन बंजर हो जाती है तो उसके छोड़ करके दूसरे लैंड पर आते हैं, फिर वहां करते हैं, फिर वापस उधर जाते हैं, ऐसे ही करते हैं। इसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि भैया हम ये नहीं करने देंगे, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं हुआ, बवाल हुआ, खत्म हो गया कि अंग्रेजों ने दबा दिया। 13वें नंबर पे आता है कोया डोरा रिबेलियन। कोया डोरा, कोया डोरा रिबेलियन, कोया डोरा रिबेलियन 1886। ये भी हुआ था आंध्र प्रदेश में। कारण बिल्कुल वही था, आपका पोडू। हाँ जी, शिफ्टिंग, वही जो पोडू जो प्रॉब्लम थी ना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। हाँ जी, अंग्रेज का विरोध कर रहे थे, तो अंग्रेजों का कहना था कि भैया शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं कर सकते। तो 14, खासी गारो रिवोल्ट 1820 से 1830। ये जो है मेघालय में हुआ था। कारण क्या था, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, क्योंकि जो रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा था जंगल में, उसका जो है भैया लोगों को कहना था कि ये प्रॉब्लम होगी। 15। नेक्स्ट आता है ताना भगत मूवमेंट। ताना भगत मूवमेंट, ताना भगत 1913 से 1920। ताना भगत ये हुआ था छोटा नागपुर वाला एरिया। झारखंड में हुआ था। इसके लीडर थे जात्रा भगत।
जतरा भगत। हम्म। ये किसी चीज को लेकर नहीं हुआ था, बेसिकली इनका कहना था कि हमें ब्रिटिश रूल पसंद नहीं है, रिजेक्शन ऑफ ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल का विरोध किया था। और खासियत ये है कि ये ताना भगत मूवमेंट जो था ना, ये नॉन वायलेंट मूवमेंट था, मतलब इसमें कोई हिंसा नहीं हुई थी। लेटर ज्वाइंट गांधी जी इस मूवमेंट, ठीक है, हाँ जी। और इन्होंने आगे चल करके गांधी जी के मूवमेंट को भी ज्वाइन किया था। 16 नंबर पे बस्तर रिबेलियन। 16 पर आता है बस्तर रिबेलियन। बस्तर, ये हुआ था बस्तर एरिया, बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जो बस्तर जिला है, अभी तो बहुत ही नक्सलाइट इन्फेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है। इसके लीडर थे गुंडाधुर। इसके लीडर थे गुंडाधुर। गुंडाधुर इसके लीडर हुआ करते थे। कॉज थे बेटा वही अंग्रेजों के फॉरेस्ट लॉज। अंग्रेजों के जो फॉरेस्ट लॉज थे, ठीक है, लेबर्स का एक्सप्लॉइटेशन था। फॉरेस्ट के लॉज हो गए, लेबर का एक्सप्लॉइटेशन हो गया, लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए, ठीक है। तो बस्तर रिबेलियन जो है, 16 हो गए, 17। रंपा रिबेलियन। रंपा, रंपा रिबेलियन 1922 से 1924। आंध्र प्रदेश में। इसके लीडर थे अल्लूरी सीताराम राजू। लीडर हुआ करते थे अल्लूरी सीताराम राजू। कारण था वही हार्श फॉरेस्ट लॉज बाय ब्रिटिशर्स। तो अंग्रेज क्या कर रहे थे भैया, फॉरेस्ट में लॉज खराब बनाते थे, ठीक है। गुरिल्ला वॉरफेयर हुआ, ठीक है। हम्म। अल्लूरी सीताराम राजू जो है गांधी जी से इंस्पायर्ड जरूर थे, लेकिन आर्म्स का इस्तेमाल हुआ था। अल्लूरी सीताराम राजू साहब को कैप्चर कर लिया अंग्रेजों ने, गिरफ्तार किया, कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड, और इनको मौत की सजा सुनाई गई 1924 में। रंपा रिबेलियन। तो ये हो गए हमारे 17 ट्राइबल मूवमेंट्स जो आपको मालूम होने चाहिए। ये एग्जाम में कई बार पूछ ले जाते हैं, मैच द फॉलोइंग वगैरह में भी क्वेश्चन इनको लेकर आता है। तो ये हो गया भैया हमारा डन। अब हम इसमें पढ़ेंगे पीजेंट मूवमेंट्स। तो लास्ट में हमने पहले जो है ट्राइबल मूवमेंट्स पढ़े थे, अब हम पीजेंट मूवमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो किसान भी तो अंग्रेजों से भैया बहुत पीड़ित थे। किसानों से तो भैया अंग्रेज बड़ा बदमाशी करते थे, ठीक है, हाँ जी। तो सबसे पहले आता है आपका सन्यासी।
सन्यासी एंड फकीर रिबेलियन। सन्यासी एंड फकीर रिबेलियन 1770 से लेकर के सन 1802 तक चला ये मूवमेंट। बहुत बड़ा मूवमेंट था, 30 साल चला सन्यासी मूवमेंट। ये था भैया, रीजन था आपका बंगाल। रीजन था आपका बंगाल। पूरा बंगाल, मतलब उस जमाने में बंगाल मतलब होता था भैया, पूरा बांग्लादेश भी शामिल था इसमें। हम्म। इसमें कौन कौन शामिल था? हिंदू सन्यासी, हिंदू सन्यासी एंड मुस्लिम फकीर। तो भाई साहब हिंदू सन्यासी थे और मुस्लिम फकीर इसके अंदर थे। हर्मिट्स होते हैं ना, सन्यासियों कहा जाता है। 1770 में जो है एक बहुत बड़ा फेमीन आया था, सूखा पड़ा था बंगाल में। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हुआ करती थी। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस थी बंगाल में पोस्ट 1770, क्योंकि बहुत बड़ा सूखा पड़ा था बंगाल में। लेकिन अंग्रेजों को इससे फर्क नहीं पड़ता था, हम तो 3 गुना लगान वसूलेगा। हम्म। उसके बाद अंग्रेज क्या करते थे भैया, ये पिलग्रिम टैक्स वसूल रहे थे सन्यासियों से, और उसके साथ साथ फकीरों से पिलग्रिम टैक्सेस वसूले जा रहे थे। हम्म। हम्म। क्रैकडाउन हुआ, बहुत बवाला मचा। लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये पहला इतिहास में फर्स्ट हिंदू मुस्लिम जॉइंट रिबेलियन था। हिंदू मुसलमानों का जॉइंट रिबेलियन था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो अंग्रेजों के खिलाफ जॉइंट रिबेलियन था। हम्म। सन्यासी एंड फकीर। दूसरा आता है रंगपुर, रंगपुर ढिंग। रंगपुर ढिंग ये 1783 में आया। रंगपुर ढींग 1783 में। ये बेसिकली रीजन था रंगपुर रीजन। बंगाल का रंगपुर रीजन था यहां पर शामिल। हम्म। ठीक है। और जमींदारों के एक्सप्लॉइटेशन के वजह से हुआ था। किसान जो हैं वो अंग्रेजों से कम और जमींदारों से ज्यादा परेशान थे। एक्सप्लॉइटेशंस ऑफ जमींदार्स, मतलब हमारे देश के लोग ही हमारे देश के लोगों का एक्सप्लॉइटेशन करते थे। एक्सप्लॉइटेशन बाय जमींदार्स। ठीक है। सो रूरल डिस्ट्रेस था, और धीरे धीरे भाई साहब वो एक क्रांति में कन्वर्ट हो गया। हम्म। अंग्रेजों ने कंट्रोल अपना स्टैब्लिश करा जमींदारों को साइड करके, तो ब्रिटिशर्स टुक कंट्रोल। अंग्रेजों को तो बस मौका चाहिए था क्रेडिट लेने का, जैसे हमारे डोनाल्ड ट्रम्प साहब हैं।
हाँ, खुद ही कहते हैं कि भैया हमें नोबेल प्राइज दे दो, मैंने इतने सारे वॉर रुकवा दिए हैं ना। देखो पापा ने वॉर रुकवा दिए हैं भाई साहब, ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट आता है पागलपंथी। तीसरे नंबर पे आता है पागलपंथी रिवोल्ट। पागलपंथी, पागलपंथी रिवोल्ट ऑफ 1825 से 1835। पागलपंथी। हम्म। रीजन इसमें जो शामिल था वो था बांग्लादेश का। बांग्लादेश का एरिया शामिल था। हम्म। माइमेन सिंह नाम का एक एरिया था बांग्लादेश में। लीडर थे इसके करम शाह। करम शाह एंड टिप्पू उनका बेटा था। करम शाह एंड टीपू पागलपंथी में। हम्म। जमीन का क्या होता था, हाई रेवेन्यू डिमांड थी। हाई रेवेन्यू की डिमांड कर रहे थे जमीन का। जमीन से हाई रेवेन्यू डिमांड थी। सॉरी, रिमांड लिख दिया मैंने। हाई रेवेन्यू, हाई रेवेन्यू की डिमांड थी। ऑपरेशंस, ऑपरेशन बाय जमींदार। जमींदार जो है लोगों को पीड़ित करते थे, ऑपरेस करते थे। ये एक रिलीजियस कल्ट हुआ करता था पागलपंथी बांग्लादेश में, लेकिन ये भैया पीजेंट मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। इसमें क्या हुआ, जो टीपू थे उनको कैप्चर करके उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है। नेक्स्ट आता है चौथा, फराइजी मूवमेंट। फराइजी 1838 से 1857, ईस्टर्न बंगाल। हाजी शरियतुल्लाह। इसके लीडर थे हाजी शरियतुल्लाह और उनका बेटा, इसका नाम था दूदू मियां। ये इसके लीडर थे हाजी शरियतुल्लाह और दुदू मियां। हम्म। तो कारण बताया जा रहा था भाई साहब, रिलीजियस प्यूरिफिकेशन ऑफ इस्लाम। इस्लाम का जो है रिलीजियस प्यूरिफिकेशन को लेकर बवाल था, लेकिन वही हुआ, डूडू मियां की डेथ हो गई। ठीक है। रिलीजियस प्यूरिफिकेशन और इस्लाम को लेकर हुआ था। नेक्स्ट आता है इंडिगो रिवोल्ट। पांचवें नंबर पे आता है
इंडिगो रिवोल्ट, ये बहुत ही ज्यादा मशहूर था। 1859 से 1860। हाँ जी। ये था आपका नादिया डिस्ट्रिक्ट, नाडिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, बंगाल के नादिया जिले में होता था। इसके दो भाई हुआ करते थे, दिगंबर विश्वास एंड विष्णु चरण विश्वास। दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास। और ये अंग्रेज क्या करते थे, जबरदस्ती जो है इंडिगो की प्लांटेशन करवाते थे, इंडिगो प्लांटेशन जबरदस्ती कराते थे। क्यों कराते थे? क्योंकि इंडिगो जो है इंटरनेशनल मार्केट में महंगा बिकता था, तो किसानों से जबरदस्ती जो है भैया वो इंडिगो का प्लांटेशन करवाते थे। और प्लस किसान जो थे वो इंडिगो को उगाने के बाद उसे मार्केट में नहीं बेच सकते थे, उन्हें अंग्रेजों को ही बेचना पड़ता था। अंग्रेज कौड़ी के दाम पर खरीद कर इंटरनेशनल मार्केट में हैवी प्रॉफिट में बेच के पैसा कमाते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, इंडिगो की प्लांटेशन करने से जमीन की जो उपजाऊ शक्ति थी वो खत्म हो जाती थी। इस वजह से ये बहुत बड़ा विरोध हुआ था वहां पर। एक बड़े फेमस राइटर हैं दीन बंधु मित्रा, दीन बंधु मित्रा, उन्होंने एक प्ले लिखा था नील दर्पण, हाँ जी, उसमें इसका बहुत बड़ा जिक्र किया गया है, नील दर्पण। हाँ जी। 5 हो गए, छठे पे आइए। छठा आता है पावना रिबेलियन। पबना रिबेलियन 1872 से 1876, ये ईस्ट बंगाल में हुआ था पावना। फोर्स्ड टैक्सेस बाय जमींदार्स, तो जमींदार जो है भैया वो जबरदस्ती किसानों पर टैक्सेस लगा रहे थे, बहुत ही ज्यादा। हम्म। और इसी वजह से इसका आउटकम ये निकला, अंग्रेजों ने बंगाल टेनेंसी एक्ट बनाया, बंगाल टेनेंसी एक्ट, हाँ जी। अंग्रेजों ने बंगाल टेनेंसी एक्ट नाम का कानून बनाया 1885 में। बहुत अच्छी चीज की अंग्रेजों ने, ताकि भैया हमारे जो किसान हैं उनको बचाया जा सके जमींदारों से। 7वें नंबर पे आता है डेक्कन राइट्स, डेक्कन, डेक्कन राइट्स 1875 में हुआ था ये हुआ था आपका पुणे, अहमदनगर, महाराष्ट्र में। हम्म। यहाँ पे लोग परेशान थे भैया मनी लेंडर्स से। हाँ जी, मनी लेंडर, साहूकार।
भैया हम पैसा देते हैं ब्याज काट के, और ब्याज भी इतना लिया जाता था सोच नहीं सकते। ठीक है। हाँ जी। बहुत भयंकर जो है साहूकार जो है लोन वसूलते थे भाई साहब। इस चक्कर में डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट बनाया गया ताकि किसानों को रिलीफ दिया जा सके। डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट बनाया गया 1879 में। 7 हो गए। आठवां। आठवां आता है ईका मूवमेंट। ईका मूवमेंट ये यूपी में हुआ था, अवध। हाँ जी, जिसे यूपी कहते हैं, ईका मूवमेंट। इसके लीडर थे मदारी पासी। मदारी पासी इसके लीडर हुआ करते थे। मदारी पासी जो थे इसके लीडर थे। एंटी जमींदारी मूवमेंट था। बेटा कहते हैं ना, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे पे क्या ही विरोध करें। अपने देश के लोगों ने ही हमारा साथ दिया होता ना। तो अंग्रेज बहुत दूर पहले ही भाग गए होते। नेक्स्ट, बकस्ट मूवमेंट। बकस्ट मूवमेंट। बकस्ट मूवमेंट। रीजन था बिहार में। तो होता क्या है, कॉज था प्रोटेक्शन ऑफ ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स। प्रोटेक्शन ऑफ ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स, जिन्हें ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स जिन्हें बकस्ट कहा जाता था। असल में होता क्या था कि लोग जो हैं वो जमींदारों की जमीनों को किराए पर लेते थे और किसानी करते थे। नियम अनुसार उन्हें कुछ देना पड़ता था किसानों को, लेकिन किसान जबरदस्ती भी उनको वसूल लेते थे जमींदारों से। ठीक है। हाँ जी। इस चक्कर में बिहार टेनेंसी रिफॉर्म एक्ट पास किया गया। ठीक है। बकस्ट मूवमेंट। हम्म। तेभागा मूवमेंट, ये आजादी से जस्ट पहले हुआ था। तेभागा मूवमेंट। 1946 1947। ठीक है। हाँ जी, बंगाल में हुआ था। हम्म। रीजन इसका था बंगाल। डिमांड क्या थी? डिमांड थी कि भैया टोटल प्रोड्यूस का 2/3 दिया जाए। अब बताओ यार, ये कितनी गलत बात है कि किसान किसानी करे अपनी जमीन पर और टोटल प्रोड्यूस का 1/3 दे दे। किसान जो है वो आधा ऑलरेडी देते थे, मतलब 1/2 देते थे, उन्होंने कहा 2/3 दूं। ठीक है।
डिमांड थी 2/3 ऑफ टोटल प्रोड्यूस इंस्टेड ऑफ 1/2। बवाला हुआ, विद्रोह हुआ और फाइनली डिसाइड हुआ कि भैया जो दिया जाता है वही दिया जाएगा। ग्यारहवें नंबर पे आता है तेलंगाना रिबेलियन। ये शुरू हुआ था आजादी से पहले, चला आजादी के बाद तक। ठीक है, ये तेलंगाना में हुआ था, जो कि आंध्र प्रदेश में उस जमाने में हुआ करता था। उस जमाने में आंध्र प्रदेश भी नहीं कह सकते हैं आप, हैदराबाद कहेंगे। तेलंगाना जो उस जमाने में हैदराबाद एक राजघराना था उसके अंतर्गत आता था। लेड बाई, इसे लीड किया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अगेंस्ट निजाम्स, हैदराबाद के जो निजाम्स थे प्लस जो लैंड लॉर्ड्स थे उनके खिलाफ। तो निजाम जो वहां के राजा थे और लैंड लॉर्ड्स थे उनके खिलाफ जो है ये किया गया था। ठीक है, हाँ जी, तेलंगाना। और एक और 12वें नंबर पे आता है वर्ली रिवोल्ट। वर्ली रिवोल्ट 1945 थाने में हुआ था, महाराष्ट्र। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन बाय लैंडलॉर्ड्स। तो जो लैंड लॉर्ड्स थे उनके एक्सप्लॉइटेशन से लोग परेशान थे। ठीक है, तो ये हो गया भैया हमारे डन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया भैया। अब आती है पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स पोस्ट इंडिपेंडेंस। आजादी के बाद भी क्या कुछ ट्राइबल और पीजेंट मूवमेंट्स हुए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला 3-4 मूवमेंट्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। पहला है आपका नक्सलबाड़ी। नक्सलबाड़ी, नक्सलबाड़ी अपराइजिंग, हाँ जी, नक्सलबाड़ी 1967, नक्सलबाड़ी अपराइजिंग। हाँ जी, ये हुआ आपका वेस्ट बंगाल में। नक्सलबाड़ी अपराइजिंग, एक गांव था जिसका नाम है नक्सलबाड़ी। नक्सलबाड़ी नाम के एक गांव में हुआ था और इसके लीडर थे भैया चारू मजूमदार। चारू मजूमदार एंड कानू सन्याल। चारू मजूमदार और कनू सन्याल। हम्म, ये बेसिकली मॉइस्ट मॉइस्ट स्टाइल एग्रीगेरियन रिवोल्ट था। ठीक है, और इसी से गेव राइज टू, इससे क्या हुआ, हमारे देश में नक्सलिज्म को बढ़ावा मिला। बेटा देखो, देश आजाद हो गया, कुछ गलतियां हमारी भी हैं। देश आजाद हो चुका था लेकिन देश की आजादी के बाद भी देश में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया था। अंग्रेज जब थे तो भारत में गोरे मालिक थे, अंग्रेजों के जाने के बाद गोरे मालिकों के जगह भूरे मालिक आ गए। मतलब पहले लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों के जाने के बाद जमींदार और राजा महाराजाओं के गुलाम हो गए। और होता यह है कि जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहां पर किसान अभी भी परेशान था। पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव में दो बेहतरीन लीडर हुआ करते थे, चारू मजूमदार और कानू सन्याल। वो गांव के जमींदार के घर में घुसे, उसकी हत्या करी, उसकी जमीन को उठाया और सारे के सारे किसानों में बराबर बांट दी।
यहां से शुरुआत होती है द ग्रेट, बहुत ही बड़ा, जिसे हम कहते हैं द नक्सल मूवमेंट ऑफ इंडिया, नक्सलवाड़ी मूवमेंट, जो आगे चलकर नक्सलिज्म में कन्वर्ट होता है। शुरुआत अच्छी थी। शुरुआत इसलिए की गई थी ताकि किसानों के जो शोषण हुए हैं उनको जमीन उनकी वापस दिलाना, ठीक है। लेकिन बाद में ये जो है अब एक आतंकवादी मूवमेंट बनता जा रहा है, बन भी चुका है, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे कानू सन्याल ने आगे चल के आत्महत्या भी कर ली थी कि उन्होंने देखा कि जिस मूवमेंट को मैंने शुरू किया था किसानों के लिए, जिस मूवमेंट को मैंने किसानों के कहते हैं ना प्रोटेक्शन के लिए किया था, जिसको मैंने उनके अधिकारों के लिए किया था, अब तो ये उगाई का सिस्टम बन गया है, ठीक है। ये उगाई का सिस्टम बन गया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी ना बेटा कि हमारा देश जब आजाद हुआ तो सरकार ने नॉर्थ इंडिया पे ध्यान दिया, साउथ पे दिया, वेस्ट पे दिया, सेंटर पे दिया। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल भूल गए भाई साहब। अब वहां पर शोषण बहुत ज्यादा हो रहा था, ठीक है। तो वहां पर भाई साहब ये कानू सान्याल और चारू मजूमदार ने भाई साहब एक तरह की पैरेलल गवर्नमेंट क्रिएट कर दी। भाई जब सरकार ने वहां पे ध्यान आया तो सरकार ने वहां सेंट्रल फोर्सेस को इम्पोज किया। सेंट्रल फोर्सेस ने जब थोड़ा सा ज्यादा दबाने की कोशिश करी तो कुछ कांड भी हुए। अब लोग जो हैं वो पुलिस थाने गए सरकार के पास, सही, सरकार ने कहा हम कुछ नहीं करेंगे। लोग जंगल में गए, नक्सलियों से मिले कि भाई हमारे घर में ऐसा कर दिया, हमारे घर में ऐसा हो गया, हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ, बीवी के साथ ऐसा हुआ। वो लीडर्स आए, उन्होंने पकड़ा, फांसी पे चढ़ा दिया। कहते हैं ना बेटा फैसला ऑन द स्पॉट। तो लोगों का भरोसा बढ़ता गया इन लोगों के बीच में। तो धीरे धीरे भाई साहब ये पावरफुल इतने हो गए कि ये देश में एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाने लग गए, ठीक है। लेकिन फिर अच्छे लोग जाते हैं, बुरे लोग हर जगह आ जाते हैं। और बुरे लोग जब आए तो उन्होंने भाई साहब कंट्रोल कर लिया। और फिर अब वो जो है किसानों के राइट छोड़िए, अब तो वो शुद्ध आतंकवादी मूवमेंट ही बन चुका है, ठीक है। दूसरा लिख लीजिए झारखंड मूवमेंट। झारखंड मूवमेंट हमारे देश में एक बहुत बड़ा मूवमेंट था। झारखंड मूवमेंट हमारे देश में 1950 से चला सन 2000 तक। 1950 से सन 2000 तक चला। और इसकी मांग थी सेपरेट ट्राइबल स्टेट, हाँ जी, कि भारत में एक सेपरेट ट्राइबल स्टेट होनी चाहिए। सेपरेट ट्राइबल स्टेट होनी चाहिए, ठीक है। और इसके लीडर थे शिबू सोरेन, हाँ जी। आपने देखा होगा इनको टीवी पे बहुत बार। एक जमाने में भैया ये डाकू भी हुआ करते थे, ठीक है, हाँ जी। बाद में मुख्यमंत्री वगैरह भी बने झारखंड में। तो फाइनली क्या होता है, इनके संघर्षों की वजह से फॉर्मेशन ऑफ झारखंड, झारखंड का फॉर्मेशन होता है सन 2000 में। तो झारखंड मूवमेंट ये भी एक पीजेंट मूवमेंट था, ठीक है। नेक्स्ट आता है चिपको आंदोलन। चिपको मूवमेंट ये भी किसानों का था। ये एनवायरमेंटलिस्ट मूवमेंट था भाई साहब। 1977 में, 1977 में हुआ था, सॉरी 73 में। ये हुआ था चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। हम्म, चमोली डिस्ट्रिक्ट, चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, जो अब उत्तराखंड का हिस्सा है। चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी जो अब उत्तराखंड का हिस्सा है। इसके जो लीडर्स थे वो थे आपके गौरा देवी, गौरा देवी और सुंदर लाल बहुगुणा, सुंदर लाल बहुगुणा, जी हाँ। तो ट्री हगिंग होती थी यहाँ पर। तो भाई साहब क्या होता था कि एनवायरमेंटलिस्ट मूवमेंट था ये। पेड़ को काट दोगे तो भैया क्या होगा, है ना। फॉरेस्ट कंजर्वेशन था, ये बहुत बड़ा मूवमेंट था हमारे देश में, चिपको आंदोलन। तो जब पेड़ काटने वाले आते थे तो लोग जो हैं पेड़ से चिपक के खड़े हो जाते थे कि भैया हम पेड़ नहीं काटेंगे, हमें काट लो तुम, ठीक है। तो ये इको ट्राइबल मूवमेंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाँ जी।
फिर आया हमारे देश में नर्मदा बचाओ आंदोलन। 1985 ऑनवर्ड्स, 1985 ऑनवर्ड्स मेधा पाटकर और बाबा आमटे, मेघा पाटकर और बाबा आमटे। हम्म। जो भैया डिस्प्लेसमेंट हुआ था ना, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम जो बनाया था नर्मदा रिवर के ऊपर, हाँ जी। तो नर्मदा रिवर के ऊपर जो सरदार सरोवर डैम बनाया, उसके वजह से बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो गए, ठीक है, उसके खिलाफ हुआ था। हम्म। ये नॉन वायलेंट मास प्रोटेस्ट था, इसमें आगे आमिर खान और केजरीवाल जैसे लोग भी जुड़े थे, ठीक है, हाँ जी। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 से ऑनवर्ड चला था, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू सरदार सरोवर डैम और नर्मदा, ठीक है। ये बेसिकली मध्य प्रदेश और गुजरात से रिलेटेड केस था। तो ये चार मूवमेंट आपके हैं जो पोस्ट इंडिपेंडेंस भी दिखाई देते हैं, जिसमें आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया, दूसरा आपका झारखंड मूवमेंट हो गया, फिर चिपको आंदोलन हो गया, और आपका द नक्सलबाड़ी मूवमेंट हो गया। तो ये हो गया भैया हमारा डन। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।